नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। पहली खबर हल्द्वानी से सामने आ रही है। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में मलिक के बगीचे में हिंसा शुरू हुई, जो पूरी देश और दुनिया ने देखी। आज वनभूलपुरा में कर्फ्यू लगे हुए 8 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में कर्फ्यू क्षेत्र वनभूलपुरा का पूरा दौरा किया इंडिया वॉइस ने। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए कि आखिर वनभूलपुरा के इलाकों में कर्फ्यू के अंदर रहने वाले लोग क्या कुछ सोचते हैं और उस दिन क्या कुछ घटा था। बीते 8 फरवरी के दिन बनोपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद से लगातार बनोपुरा क्षेत्र में कर्फ्यू है और इस कर्फ्यू के दौरान क्योंकि 8 तारीख के बाद से अभी तक का जो माहौल है, इंडिया वॉइस खुद पहुंचा है उस कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में। आप देख सकते हैं कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में जो यहाँ पर माहौल है, गलियाँ सुनसान है और किसी को भी क्योंकि निकलने की मनाही है, धारा 144 लगाई गई है और स्टूडेंट साइड के ऑर्डर दिए गए, तो उसको लेकर के बनोपुरा क्षेत्र का जो यहाँ पर जो माहौल है वो पूरी तरीके से सुनसान है और जो घर हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर ताला लगा हुआ है। कई लोग यहाँ से जा चुके हैं। मैं अभी मौजूद हूँ उस जगह पे जहाँ पर वो घटना हुई थी, उससे कुछ ही दूरी पर यहाँ पर मलिक का बगीचा नामक जो जगह है, क्योंकि पुलिस यहाँ पर लगी है, जवान यहाँ पर लगे हैं, तो सुरक्षा कर्मियों के द्वारा हमसे कहा गया कि आप ज़्यादा आगे ना जाएँ क्योंकि कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र है। आज हम लोगों को यहाँ पर आने का मौका मिला और आप देख सकते हैं यहाँ के जो हालात है फिलहाल सामान्य बने हुए हैं। पुलिस के जवान, यहाँ पर जो सुरक्षा के जवान है, वो अपनी मुस्तैदी से 8 तारीख के बाद से लगातार यहाँ पर सुरक्षा दृष्टि के हिसाब से लगातार कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर किसी प्रकार से लोग पैनिक ना हो उसको लेकर के लगातार निवेदन भी किया जा रहा है। प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन लगातार लोगों के बीच में पहुँच रहा है। लोगों को ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं और यहाँ पर लोगों से यही कहा जा रहा है कि जो निर्दोष है उनको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गुनहगार है उसको किसी भी तौर से नहीं बख्शा जाएगा। और आप यहाँ पर साफ तौर से क्योंकि कई लोग निकल रहे हैं बाहर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो घटना उस दिन हुई थी उस घटना को लेकर के उनका क्या कहना है। अगर आपका नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले, ये बताइए 8 तारीख के दिन की घटना आपको जिंदगी भर मुझे लगता नहीं भूल पाएंगे आप लोग। क्या उस दिन मंजर था, कैसा माहौल था और आप लोग की क्या दशा थी उस दिन से? हम तो वहाँ गोला के अंदर थे 5 बजे तक। उसके बाद में आए तो हमने ये सुना कि वहाँ पर पथरावबाजी चल रही है। हम यहाँ से कहीं नहीं गए जी, इतना हमें मालूम है। आप यहाँ कब पहुँचे, कब आपको पता चला? यहाँ 5 बजे करीब पहुँचे। अच्छा, क्या मंजर था उसमें जब मंजर ये था कि भागा दौड़ी खूब हो रही थी जी, इधर से उधर भाग रहे थे, मगर हम नहीं गए क्योंकि पत्थरबाजी हो रही थी। हमारे इतनी हैसियत थी जी, हम कहीं जाते। अच्छा, ये बताइए अगर आप 8 तारीख के दिन यहीं थे, वो मंजर क्योंकि इतना भयानक था, क्योंकि हम सब लोग भी यहीं पर थे जिस तरीके से जो घटना हुई, क्या कहेंगे उसको लेकर के? घटना तो दुखद थी है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन सर हम लोग यहाँ पे नहीं चले हैं, करते हैं बोला काम खेल देखते। हम पहुँचे तो करीब 6 बजे करीब। जब हम यहाँ पहुँचे तो आवाज़ आ रही थी और धुआं आ रहा था करके, जहरीला धुआं। अपने लीडरों पे थे, हम कहीं नहीं गए। अच्छा अम्मा, ये बताइए पत्थरबाजी जब हो रही थी, आप क्योंकि यहीं के रहने वाले लोग हैं, क्या देखा हो सकता आपने? क्या नाम है, वहाँ गए थे, हमारी बहू के पैर में चोट लग गई थी। अच्छा। तो हम उसे गए थे देखने। अब जब उधर को भगदड़ मची ना, तो हम बोले मैंने क्या उधर भगदड़ मच रही कि वो मदरसा शहीद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो हम वहाँ से हम भाग के जो आए तो हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इतने से वो खेल रहे हैं, ये इतना रो रहे थे, फिर तो हमने केवाड़ी बंद कर ली। अच्छा, उस दिन के बाद से क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है, कैसा माहौल है? प्रशासन की जो भूमिका वो कैसी है? बहुत ही अच्छा कर रहा है। ये तो क्या हम लोगों की देखभाल कर रहा है। हम तो कहीं भागे भी नहीं, यूँ नहीं भागे कि भाई हम चोर नहीं है तो हम भागेंगे क्यों। हमारे बच्चे भी घर में ही हैं, हम भी घर में ही हैं। अब जैसी भी मिल रही रूखी पीकी अपना खा रहे हैं और भैया सब्जी भी दे रहे हैं वो लोग। तो साफ तौर से यहाँ के जो लोग हैं वो डर के साए में जरूर हैं यहाँ, लेकिन उनका कहना है साफ तौर से कि प्रशासन की जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर अच्छी है और उनको यहाँ पर पहले भी नहीं किया जा रहा है। कोई ऐसी परेशानी जानना चाहूँगा सर, ये बताइए 8 तारीख के दिन का जो मंजर है, आप कहाँ थे, कैसा आपने देखा और जो माहौल यहाँ पर था कैसे कहते हैं? अच्छा, इसके अलावा पत्थरबाजी वगैरह देखी आपने? खाली भगदड़। उसके बाद से जो माहौल है लगातार कैसा लग रहा है, मतलब क्या प्रशासन की भूमिका का क्या कहेंगे आप?
तो साफ तौर से जो लोगों का कहना है यहाँ पर, क्योंकि 8 तारीख के बाद से जो माहौल है यहाँ पर, हालांकि कर्फ्यू लगाया गया लेकिन प्रशासन लगातार लोगों के पास जा रहा है, उनको जरूरत की चीजें यहाँ पर मुहैया कराई जा रही है और उनसे कहा जा रहा है कि किसी प्रकार से यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कर्फ्यू के यहाँ पर जो कर्फ्यू लगाया गया उसका भी पालन यहाँ पर किया जाए और लोगों से यहाँ पर लगातार बात करने की कोशिश हमारी है। बताइए, आप यहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद लुकमान नाम है। मोहम्मद जी, ये बताइए क्या माहौल था 8 तारीख का, उस दिन का, और किस प्रकार से देखा? 8 तारीख को बहुत देर तक का माहौल था, हम लोग पूरी रात नहीं सोए हैं क्योंकि प्रशासन भी उस दिन गुस्से में पथराव हुआ प्रशासन के ऊपर। तो प्रशासन भी ये चाह रहा था कि जो लोग थे वो एकदम आइडेंटिफाई हो जाए। अच्छा। मगर 8 तारीख के बाद से माहौल बिल्कुल नॉर्मल, अब धीरे धीरे नॉर्मल होता है, बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। अच्छा, बताइए प्रशासन की भूमिका, प्रशासन जो लगातार यहाँ पर कार्य कर रहा है, जरूरत की चीजें आप लोगों को मुहैया करा रहा है, क्या कहेंगे प्रशासन की भूमिका को कैसे देखते हैं? प्रशासन ने अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा संदेश दिया है, अच्छे कर रहा है, सब कुछ समय पर हर चीज़ उपलब्ध हो रही है और राशन भी मिल रहा है, ब्रेड, सब कुछ अच्छा तरीके से प्रशासन कर रहा है। प्रशासन ने बहुत सहयोग करा है, बहुत सहयोग करा। तो देखिए, आप साफ तौर से यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस कर्फ्यू के बाद जरूर खौफ ज़्यादा है, लेकिन उनका कहना है कि प्रशासन लगातार उनकी मदद कर रहा है और किसी प्रकार से यहाँ पर उनको कर्फ्यू के दौरान वो दिक्कतें नहीं हो रही है जो जिसको लेकर के कहीं ना कहीं अफवाह फैलाई जा रही थी, और प्रशासन के सहयोग को कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं और पूरी तरीके से मांग की जाती है यहाँ पर कि जो लगातार यहाँ का जो माहौल है उसको कहीं ना कहीं लगातार सुधारा जाए। अमित चौधरी, इंडिया वॉइस, हल्द्वानी। 8 फरवरी को हल्द्वानी के वनभूलपुरा में दंगे हुए, जिसके बाद प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को जांच के निर्देश दिए हैं। तो वहीं इस पूरे मामले में जांच उन्होंने खुद शुरू कर दी है। बता दें कि आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा है कि इस संबंध में प्रेस नोट भी जारी किया जा रहा है। उनके द्वारा मेल आईडी और फोन नंबर भी जारी किया जा रहा है ताकि इस घटना के संबंध में कोई भी व्यक्ति उनको साक्ष्य पेश कर सके जो कि जांच में सहायक हों। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अपने ऑफिस में भी साक्ष्य को देखा जाएगा। इस घटना से जुड़े तमाम अधिकारियों और घटना के दौरान मौजूद रहे लोगों से बयान लिए जाएंगे। तो कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने शुरू की मामले की जांच। साफ तौर पर उनका कहना है कि ईमेल आईडी से लेकर तमाम नंबर जारी किए गए हैं जिसके माध्यम से लोगों से साक्ष्य और सबूतों को लेकर जानकारी ली जा रही है। इसके अलावा अधिकारियों और वहां मौजूद तमाम लोगों से बातचीत कर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश पूरी तरह से की जाएगी। जांच की शुरुआत कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के द्वारा शुरू कर दी गई है। देखिए, जहाँ तक जांच का सवाल है तो शासन ने इसकी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी आयुक्त कुमाऊं मंडल को सौंपी है और कल आके मैंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसमें मेरे ऑफिस के डिटेल्स, मैं कब उपलब्ध रहूँगा कार्यालय में, इस संबंध में विज्ञप्ति दी है। जो भी अपना साक्ष्य देना चाहें वो दे सकते हैं और इसमें जो स्टेप्स होते हैं इंक्वायरी के उन सबको पूरा करते हुए सभी साक्ष्यों को संज्ञान में लेते हुए जांच को पूरा किया जाएगा। दूसरा जो विषय है वो इस बात को लेके है कि क्योंकि अभी भी जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं थाना वनभूलपुरा क्षेत्र में लागू हैं, तो मेरे निर्देश भी एडमिनिस्ट्रेशन को यही थे कि कोई भी आवश्यक सामग्री की कमी वहाँ पे ना हो, चाहे दवाइयाँ हों, फल हों, सब्जियाँ हों, दूध हों और किसी प्रकार की इमरजेंसी जिसमें बाहर किसी को निकलना आवश्यक हो तो वो परमिशन दी जाए। कल तक मुझे भी 1-2 लोगों के फ़ोन आए थे जहाँ पे कुछ राहत सामग्री की आवश्यकता थी, उनको भिजवा दी गई है। तो सिटी मजिस्ट्रेट हैं, उनके डिस्पोजल पे गाड़ियाँ पहले से दे रखी हैं जिनमें आवश्यक सामग्री है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोचर मेला मैदान में आयोजित नंदा गौरा महोत्सव में भाग लिया। महिलाओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का फूलों से स्वागत किया। गोचर रोड शो जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। वहीं महिलाओं ने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के नारे लगाए। सीएम धामी ने लगभग 400 करोड़ से अधिक की योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया है। महिलाओं को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि आज चमोली की महिलाओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। भगवान बद्री विशाल की भूमि पर आकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर उनको स्वागत और आत्मनिर्भर स्वरोजगार रोजगार से जोड़ने के लिए ये नंदा गौरा महोत्सव मातृशक्ति को समर्पित। हमने ऐसे कार्यक्रम सभी जनपदों में किए हैं
आज ये हमारा 12वां जनपद है चमोली, और इन स्थान सभी जनपदों में मातृशक्ति ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया है। ये इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि उत्तराखंड की मातृशक्ति अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। जहाँ स्वयं रोजगार करने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है, अपने उद्यम कर रही है, स्थानीय उत्पाद बना रही है, स्वयं सहायता समूह को और मजबूत और सशक्त बना रही है, वहीं अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। हमारी प्राथमिकता है, हमारी सरकार हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हर वो काम करेगी जो उनकी जरूरत है। बजट सत्र को देहरादून में कराई जाने को लेकर कैबिनेट ने अपनी बोहर लगा दी है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है, जिसमें मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम धामी ने कहा कि सरकार ने बजट सत्र को देहरादून विधानसभा में कराने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी दलों के विधायकों की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष और सरकार से आग्रह किया गया है कि बजट सत्र को देहरादून विधानसभा में कराया जाए, क्योंकि कुछ विधायकों की तबीयत भी खराब है और व्यवस्थाएं भी अचानक पूरी नहीं हो सकती हैं। ऐसे में देहरादून विधानसभा में बजट सत्र कराए जाने का फैसला लिया जा रहा है। जल्द ही तारीखों का ऐलान किया जाएगा। सभी दलों के विधायकों ने भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को भी और मुझे भी लिखित रूप में भी दिया था, और मिलकर भी उन्होंने कहा था, क्योंकि अभी वहाँ पर कुछ लोग बीमार भी हैं और सभी लोगों के लिए एकाएक थोड़ा सा व्यवस्थाओं की कभी कमी हो जाती है। इसके कारण से सब लोगों ने अनुरोध किया था। इस पर जो है ये निर्णय हुआ है कि सत्र यहीं पर होगा। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में हंस फाउंडेशन के संस्थापक भोलेजी महाराज और हंस फाउंडेशन की प्रमुख माता मंगला से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री से समाज सेवा से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ 20 फरवरी को अयोध्या दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन बाद में उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया था। अब वहीं एक बार फिर से अयोध्या दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वो अपनी कैबिनेट के साथ जल्द ही श्री राम लला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे। फरवरी को हमारा जाने का पहले कार्यक्रम बना था पूरी कैबिनेट के साथ। बीच में क्योंकि बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की वहाँ पर संख्या होने के कारण से हम सब लोगों ने तय किया कि किसी भी श्रद्धालु को वहाँ पर राम भक्त को हम लोगों की वजह से कोई परेशानी न हो, इसलिए सब लोगों ने तय किया कि थोड़ा वहाँ पर स्थिति सामान्य हो जाएगी। जब सामान्य रूप से दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे तो हम जाएंगे। तो अब आगे की 2-3 तिथियाँ आई हैं, उन 2-3 तिथियों में से किसी भी तिथि में जिस दिन भगवान राम बुलाएंगे उस दिन हम सब पहुँच जाएंगे। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा सांसद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य की 3 राज्यसभा सीटों में से एक राज्यसभा सीट 2 अप्रैल को खाली हो रही है। खाली हो रही राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा प्रत्याशी नामित किया गया है। केंद्रीय नेतृत्व ने जो माननीय महेंद्र भट्ट जी के नाम का राज्यसभा के लिए चयन किया, मैं केंद्रीय नेतृत्व का माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, और ये हम सब लोगों के लिए, उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही मैं कहूँ उत्साह, प्रोत्साहन और गौरवान्वित करने वाला पल है। महेंद्र भट्ट जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महेंद्र भट्ट जी और हमारा बहुत ही पुराना संबंध है। महेंद्र भट्ट जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, मैं उनके महामंत्री था। मैंने महेंद्र जी के कामकाज को बहुत नज़दीक से देखा है, उनकी कार्यकुशलता को बहुत नज़दीक से देखा है। उनके अंदर बहुत ही संगठन की क्षमता के साथ साथ प्रशासनिक क्षमताएं भी हैं, और निश्चित तौर पे महेंद्र भट्ट जी का जो कार्यकाल है वो अद्भुत होगा और ऐतिहासिक। मुख्य रूप से जिनकी सीट रिक्त हो रही है वो मेरे मार्गदर्शन के लिए हमेशा मेरे साथ हैं। आज मेरे नामांकन में आए, उनका मैं स्वागत करता हूँ। आप सब पत्रकार बंधुओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी विधायक 4 सीटों में जो अपना नामांकन भरा है, सभी विधायकों ने प्रस्तावक के रूप में उनका आगमन, उनके प्रति मैंने आभार व्यक्त किया है। मित्रों, ये दायित्व एक कार्यकर्ता को दिया है, और मैं देवभूमि के सीमांत क्षेत्र का कार्यकर्ता होने के नाते उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जिस भाव के साथ नेतृत्व ने मुझे दायित्व दिया है
मैं प्रयास करूंगा देवभूमि के उस सारे विषय जो विषय की सदन के उस मंच पर रखे जा सकते हैं उनको रखकर और राज्य के विकास के लिए मैं भी एक सहायक के रूप में दिखाई दूं। सिडकुल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन उत्तराखंड और एमटेक इंडिया संयुक्त रूप से 3 दिन हरिद्वार फार्मा व लैब एक्सपो का आयोजन करेगी। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में बाहर के उद्योग निवेशकों को आमंत्रित करना है। प्रदेश में देश विदेश के फार्मा उद्योग, मशीनरी, लैब केमिकल, पैकेजिंग मटेरियल उद्योग के अलावा और प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। प्रदर्शनी में प्रदेश के फार्मा व कॉस्मेटिक, आयुष उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फार्मा टेक्नोलॉजी, मशीनों आदि की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। का प्रोडक्शन 22 से 25% फार्मा और इसका कॉस्मेटिक का हमारा बहुत बड़ा योगदान है और उसको प्रमोट करने के लिए हम ये एग्जीबिशन तीसरी बार लगा रहे हैं। इसमें नेशनली इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ वाले भी आ रहे हैं और जो नई नई टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को डिस्प्ले करेंगे और जो नए एंटरप्रेनर हैं उनको एंटरप्रेनर को भी ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके की नई टेक्नोलॉजी है और हम कैसे प्रोडक्शन में आए, हम भी इंडस्ट्री लगाएं, उसका भी मैसेज देना है। सरकार की जो योजनाएं हैं उसका भी मैसेज देना है। तो इससे बिजनेस प्रमोशन के लिए बहुत बड़ा काम होने। ये कार्यक्रम जो है पिछले 2 वर्ष भी हुआ था, अब की बार तीसरी बार हो रहा है ये, और पिछले दोनों वर्ष की अपेक्षा अब की बार ये एग्जीबिशन जो है और इसको विशाल रूप दिया गया है। लगभग 150 के आसपास जो है इसमें स्टॉल बुक किए गए हैं। 3 दिन का ये रहेगा, 16, 17, 18 को। पूरे अपने भारत से और विदेशों से भी इसमें जो है विजिटर्स लोग आ रहे हैं। मेनली फार्मा, आयुष और लैब का ये एक्सपो है। यहाँ पर इससे संबंधित सभी मशीनरी, उनके मटेरियल्स, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी क्वालिटी, इन सब चीज़ों के लिए जो है, और इसमें आसपास के मेडिकल कॉलेजेस और फार्मा कॉलेजेस के बच्चे और उनसे जुड़े हुए सभी फैक्ट्रियों के लोग, जो फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब लोग यहाँ पर विजिट करेंगे। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम मंदिर में कपाट खुलने की तारीख का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही साथ अन्य धामों के कपाट खुलने की तारीखों का भी जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार ने तैयारियों पर जोर देना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बद्रीनाथ के कपाट खोले जाने की तारीख का ऐलान हो चुका है। ऐसे में चारों धामों में व्यवस्थाओं को लेकर इस बार सरकार कई पहलुओं पर काम कर रही है। 22 की यात्रा से जो हमने अनुभव प्राप्त किए, जो उसमें सुधार करने थे, वो सुधार 2023 में करने का भरसक प्रयास किया गया है। 2023 की जो यात्रा हुई है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में यात्रा हुई है और जो अनुमान है हर वर्ष यात्रा की जो संख्या है वो बढ़ने वाली है। आने वाले समय में ये करोड़ों की संख्या में ये यात्रा पहुंचेगी। अभी 56 लाख तक पहुंची है, तो उसके अनुरूप ही सारी जो अवस्थापना सुविधाएं हैं, आवास की, परिवहन की, आने जाने की, पार्किंग की, पेयजल की, उन सब पर हम लोग एक फोकस कर रहे हैं और उसी के अनुरूप योजना बना रहे हैं। 4 धाम यात्रा में जो भी सहूलियतें हो सकती हैं, आने वाले यात्रियों को जो सुविधाएं मिल सकती हैं, उनकी यात्रा जिससे सरल हो, सुगम हो, वो सब काम हम प्राथमिकता से कर रहे हैं। गोचर में आयोजित नंदा गौरव महोत्सव का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि अंकिता भंडारी मामले में खुलासा आज तक नहीं हो पाया। कांग्रेस के विरोध के चलते पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के विभिन्न स्थानों में जगह जगह महिलाओं के लिए नंदा गौरव महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन अंकिता की मां आईसीयू में अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग कर रही है। सरकार आज तक उस वीआईपी का नाम उजागर नहीं कर पाई है। ये हमारा प्रदर्शन जो है अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के है और हमारा प्रदर्शन आज पहाड़ की महिलाओं को पहाड़ के उनके हक की न्याय दिलाने की मांग को लेकर है। आप नंदा गौरव महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। नंदा की धरती पर, गौरव की धरती पर आज महिला सम्मान की बात आप कर रहे हैं और सबसे बड़े दुख की बात यह है, आज अंकिता की माँ हॉस्पिटल के आईसीयू में चिल्ला रही, मेरी बेटी को न्याय दो। उस भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम बताओ जिसने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, जिसका नाम वो ये सरकार छुपाने का काम कर रही है, जिसने सच मिटाने का काम किया है। उस मांग को लेकर के और पहाड़ की महिलाओं के सम्मान की मांग को लेकर के हम कांग्रेस जन आज यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का विरोध करने के लिए, हमारा मुख्यमंत्री से विरोध नहीं है, हमारी मांग यह है कि हम मुख्यमंत्री जी, हम ये चाहते हैं आप उस बेटी के
जो वीआईपी हैं उनका नाम आप उजागर कीजिए, उसको न्याय दिलाइए। सीबीआई जांच की मांग हम आपसे कर रहे हैं, आप इस बात की जांच कीजिए। पहाड़ की महिला आज पहाड़ों में जो है जंगली जानवरों का शिकार बन रही है। सबसे ज़्यादा बलात्कार इस उत्तराखंड के अंदर आप देख सकते हैं, जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट है उसमें सबसे ज़्यादा टॉप पे हमारा उत्तराखंड स्टेट है। तो आप किस बात की महिला सम्मान की बात कर रहे हैं? खबर डोईवाला से है, जहां तहसील में लोकसभा चुनाव निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी एसडीएम ने बीएलओ के साथ बैठक आयोजित की। इस लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत 75% करने पर जोर दिया गया। आम जनता को जागरूक करने के साथ ही साथ जिन स्थानों पर 50% से कम मतदान पिछले चुनाव में हुआ, उन स्थानों पर जन जागरूकता बढ़ाने के साथ ही आम लोगों को मतदान करने की शपथ पर घर घर जाकर अधिकार दिलाए जाएंगे। एक मेन लक्ष्य है इस बार कि हमारा मत प्रतिशत मिनिमम 75% रहे हमारे हर बूथ पे। तो हम ये चाह रहे थे कि हर एक बूथ पे हम लोग मतदाता शपथ करवाएंगे, जिससे लोग जागरूक हो पाए। इसके अलावा हम लोग डिफरेंट स्वीप एक्टिविटीज़ बूथ लेवल पे प्लान कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा मत प्रतिशत बढ़ेगा। बिल्कुल, बीएलओ सुपरवाइजर्स और बीएलओज को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा हमारे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं वो भी अपने बूथ विजिट कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने 2024 आबकारी नीति का विरोध किया है। बता दें कि उन्होंने सरकार पर अत्यधिक शराब की दुकान खोलने और लाइसेंस प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं शराब की बोतल से लगाए जाने वाले प्लास्टिक के होलोग्राम पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ध्यान देने की बात कही है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध होने के बाद भी सरकार ने एक टेंडर पास किया है जो आगामी दिनों में पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। उन्होंने बजट सत्र देहरादून में होने पर सरकार की कड़ी निंदा की है। आज हमने आबकारी नीति पर FL2 को जो सरकार ने एक प्राइवेट हाथों में देने का निर्णय किया है और पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर पूरे प्रदेश में जिस तरीके की शराब की मॉल्स खोलने की बात कही है और लाइसेंस की जो नीति तय की है, निश्चित ही हम उसका विरोध करते हैं और ये भी कहते हैं कि देवभूमि को आप शराब में डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। एक तरफ आप डेनिस का विरोध करते थे, दूसरी तरफ आपकी नीतियां ये बताती हैं कि आपने शराब कारोबारियों के आगे घुटने टेक दिए। दूसरा, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर प्रधानमंत्री ने जो निर्देश दिए थे लाल किला की प्राचीर से, उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। आपने एक टेंडर किया है जिसमें 150 करोड़ प्लास्टिक होलोग्राम्स अब दारू की बोतलों में लगाए जाएंगे, जो हमारे पर्यावरण का नुकसान करेंगे। और पीएमओ के कहने के बावजूद भी आप उसका उत्तर सही से नहीं दे रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं बड़ी साजिश की बू आती है। उसके विषय में हम लोगों ने बात की है। 36 माइक्रोन के होलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक के लगने वाले हैं, जो निश्चित ही निंदनीय है और उत्तराखंड के पर्यावरण को खराब करने वाला है। खबर देहरादून से है, जहां किसानों के प्रदर्शन और दिल्ली कूच को लेकर उत्तराखंड में पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है, जिसको लेकर पुलिस मुख्यालय से भी पूरी तरह से निगरानी की जा रही है। वहीं आईजी नीलेश आनंद भरणे ने बताया है कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से काफी संख्या में किसानों के आंदोलन में पहुंचते हैं। ऐसे में इंटेलिजेंस और खुफिया तंत्र को एक्टिव कर दिया गया है। साथ ही बताया कि एक एक गतिविधि पर पूरी तरह से पुलिस ने नजर बनाए रखी है। उधम सिंह नगर जो है खासकर किसानों का एरिया है। इसके पूर्व जब भी किसान आंदोलन हुए हैं तो जो है उधम सिंह नगर से जो है काफी किसान जो है इस आंदोलन में जाते हैं शामिल होने के लिए। तो इस और जो है हमारा इंटेलिजेंस खुफिया विभाग भी हमने अलर्ट कर दिया है और बॉर्डर भी हमारी जो है हमने अलर्टनेस बढ़ा दिया है उधम सिंह नगर जिले में। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।